extrinsic semiconductor after the discussion on the intrinsic semiconductor. सवाल ये है कि हम यदि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ओर बढ़े हैं तो इसका मतलब है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ शॉर्टकमिंग्स रही होंगी। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या कमियां रही हैं, क्या पर्पस थे जो हम चाहते हैं जो पूरे नहीं हो सके, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो कंडक्टिविटी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है वो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के का फंक्शन है। यदि टेम्परेचर कम है तो कम होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो कंडक्टिविटी होती है, फर्स्ट पॉइंट हम ये कहें तो जो सेकंड पॉइंट जो प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि जो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि यदि इतनी कम कंडक्टिविटी की वजह से हम ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बना नहीं सकते जो ह्यूमन वेलफेयर में काम कर सके। So it's a electronic device can be developed. There is no such important device can be developed that is very useful, right? तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि हम कुछ इस शॉर्टकमिंग्स को दूर करें। Hence there is necessity of improving their conductivity and this can be done by making the use of impurities. अब हम क्या करेंगे, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज डाल देंगे। अब बात आपको बड़ी अजीबोगरीब लगती है, आप ये सोचेंगे कि अक्सर तो इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं और ये कैसा सिस्टम होगा जिसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। तो इसको ये जो इम्प्योरिटीज होती है ये वो इम्प्योरिटीज नहीं होती है, इम्प्योरिटी वही काउंट होती है जो अनकंट्रोल्ड एडिशन को हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। जब सोच समझ कर इम्प्योरिटी इच्छा से कोई चीज़ ऐड की जाए तो डिजायर्ड रिजल्ट को चेंज करने के लिए जो इम्प्योरिटी ऐड की जाए उस इम्प्योरिटी की हम यहाँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बात करेंगे। दूसरा पैराग्राफ में हम ये बात करते हैं कि जब हम कुछ अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में, यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार एक इम्प्योरिटी डालते हैं, ये इम्प्योरिटी किस रेशियो में आपने डालनी है, 1 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब हुआ कि 10 लाख में आपने एक एटम चेंज कर देना है। 10 लाख में आपने एक एटम को रिप्लेस कर देना है इम्प्योरिटी एटम के साथ। और इसकी जो इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे, डिजायर्ड इम्प्योरिटी हम प्योर सेमीकंडक्टर में हम ऐड कर देंगे। और इससे क्या होगा कि जो आपका सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी है, जो पहले रूम टेम्परेचर के ऊपर बहुत कम थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत गुणात्मक सुधार होगा उसमें। और ऐसे सेमीकंडक्टर्स को फिर हम नया नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा गड़बड़ी की होती है, इसलिए हम उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल देते हैं, या फिर हम उसको इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कह देते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। यदि हमने अब इम्प्योरिटी डालनी होगी तो हम किस बात का ध्यान रखेंगे, इसके बात के ऊपर हम फोकस करेंगे। डेलिब्रेट एडिशन, इस बात को आपने बड़ा गौर से देखना है। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोच समझ कर डालनी है आपने, इच्छा के अनुसार आपका कंट्रोल होगा कि कौन सा एटम आपने जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें ऐड करना है ताकि उसकी कमियों को ख़त्म किया जा सके। जो डेलिब्रेट एडिशन ऑफ डिजायर्ड इम्प्योरिटी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉपिंग। तो डॉपिंग क्या हुआ, डॉपिंग हुआ अपनी क्षमता को, एक सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम जो कोई एटम अपनी इच्छा से उसमें ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हम डॉपिंग बोलते हैं। और जिस एटम को हम ऐड करते हैं उसको हम डोपेंट कहते हैं। जो इम्प्योरिटी एटम हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं उस एटम को हम डोपेंट बोलते हैं। और इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद आपका जो सेमीकंडक्टर होता है उसका नाम या तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रह जाए, आप कह सकते हैं इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर कह सकते हैं, या फिर आप इसको डॉप्ड सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। अगला सवाल, सवाल ये है कि क्या आप किसी भी एटम को वहां ऐड कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप हर एटम को, जो भी आपके हाथ आए, जो आपकी इच्छा करे, उसको आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। The dopant has to be such that it must not distort the original structure of the semiconductor lattice। जो सेमीकंडक्टर का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा चेंज ना कर दे। जो आप अपनी इच्छा से इसमें एटम सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी मींस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका क्या होगा,
10 लाख में आपने एक एटम चेंज कर देना है, तो वो सेमीकंडक्टर का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है लैटिक्स का, उसको कोई फ़र्क ना लगे। ओके? तो it occupies only very few of the original semiconductor atoms in sites in the crystal. ये बड़े कम सेमीकंडक्टर एटम्स की जगह जाके रिप्लेस हो जाएगा। इतना अपने ध्यान रखना है। मतलब 10 लाख में यदि आप एक एटम रिप्लेस करते हैं तो इसमें ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो डोपेंट का साइज हो, डोपेंट का साइज नेसेसरी कंडीशंस टू अटेन दिस द साइज ऑफ द डोपेंट, जो एटम आपने उसमें रिप्लेस करना है तो उसका साइज जो है वो एग्जिस्टिंग एटम जो प्योर सेमीकंडक्टर के हैं उसके नियर बाई सेम ही होना चाहिए, उसे बहुत बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपने बड़ी ध्यान देनी है। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों के मुँह के दाँत टूटते हैं। अब दाँत टूटते हैं तो उसमें जो नया दाँत जब डाला जाता है, तो पुराने दाँत की सिमेट्री के हिसाब से उसके साइज़ का डाला जाता है। यदि आप ये सोचें कि नहीं जी दाँत दूसरा तो अवेलेबल है नहीं, कोई हम भैंस का लगा लें या चूहे का लगा लें, तो वो सिमेट्री सारी खराब हो जाएगी और आपका मुँह भद्दा लगेगा। तो दाँत का दाँत होना ही नहीं ज़रूरी है, आप घोड़े का लगा लें, भैंस का लगा लें, गाय का लगा लें, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपने अपना दाँत दाढ़ जो है वो रिप्लेस करना है, तो उसके जो डायमेंशंस हैं, एक्जिस्टिंग जो टीथ हैं उसके डायमेंशंस के होने चाहिए। यहाँ भी कुछ इस तरीके का ही होता है कि जब आपने एटम को एक प्योर सेमीकंडक्टर में रिप्लेस करना है, तो उसके जो एक्जिस्टिंग ऑलरेडी सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो एटम हैं, उसके आस-पड़ोस के एटम्स के साइज़ के बराबर होना चाहिए। तो ये जो हमारी ज़रूरतें हैं ये 2 तरीके से पूरी हो सकती हैं। हम इसको पूरा करने के लिए थोड़ा-सा एक बातचीत इसको फिर अलग से करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डोपेंट यूज्ड इन डोपिंग द टेट्रावैलेंट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हम जानते हैं कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये टेट्रावैलेंट हैं। मतलब टेट्रावैलेंट का मतलब इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम इसमें जब हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो हमने बात किया है कि जो इम्प्योरिटी का साइज़ है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम के साइज़ के नियर बाई सेम होना चाहिए। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो साइज़ होगा जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल का ये जो मैंने आपके साथ डायग्राम थोड़ा-सा बना रखा है, ये इसकी बात हम कर रहे हैं। ये है हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, राइट? सो इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में इसके जो नियर बाई एटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनके एटम का जो साइज़ होगा वो नियरली एक बराबर होगा। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में से वो संबंध रखते हैं और इसके यदि हमने अब डोपेंट ऐड करना है तो या तो वो थर्ड ग्रुप का होना चाहिए या फिर वो फिफ्थ ग्रुप का होना चाहिए। तो थर्ड ग्रुप के बैलेंस शेल में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ऐसी इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। ऐसा एटम जिसके बैलेंस शेल में 3 या जिसकी बैलेंसी 3 हो, मीन्स जिसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचते हो, उसको हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। और ये सब जो एटम होंगे वो ग्रुप थर्ड के जो एलिमेंट्स हैं उसका हिस्सा होंगे। तो हम ये एटम कौन से एलिमेंट का चूज कर सकते हैं? ये हम बोरोन हो सकती है इम्प्योरिटी, एल्यूमिनियम हो सकती है, गैलियम हो सकती है, इंडियम हो सकती है। तो ये सब ये देखिए आप यहाँ देख लीजिए, बोरोन हो सकती है, इंडियम हो सकती है, एल्यूमिनियम हो सकती है और इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इसके एटम आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि इनका जो साइज़ है सिलिकॉन और जर्मेनियम के साइज़ के इक्विवेलेंट होगा। और या तो फिर आप 5वें ग्रुप से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए 5वें ग्रुप में आपके पास क्या है? आपके पास आर्सेनिक है। ये हम यहाँ मार्क कर देते हैं, 5th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये देखिए आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। You can choose from here on. This is nitrogen is a part of this group, and the phosphorus impurity is the part of this group, right? Arsenic is the part of this group, right? And antimony is the part of this group. So we can choose, and these elements, the atoms of these elements have 5 valence electron. इसलिए हम इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटा मीन्स 5, वैलेंट मीन्स बैलेंसी उसकी कितनी होगी, ट्राई मीन्स 3, वैलेंट मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो यदि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की हम बात करते हैं
तो इन एटम्स के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और इनका जो साइज होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम के साइज के नियरली सेम होगा। इसलिए हम इनको यदि हम वहाँ रिप्लेस करेंगे 10 लाख में से एक हम एटम जो है आर्सेनिक का, एंटीमनी का, फास्फोरस का या फिर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में इंडियम का, बोरोन का, एल्यूमिनियम का यदि रिप्लेस करते हैं तो ये नियरली उसमें फिट हो जाएगा और लैटेक्स के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है। इसलिए ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये जनरल इम्प्योरिटीज़ नहीं हैं, ये डिजायर्ड इम्प्योरिटी है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। ओके, अब हम ये देखेंगे कि वी शैल नाउ डिस्कस द हाउ डोपिंग चेंज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी कि चार्ज कैरियर्स कितने हैं। तो हम इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप ऑन द पीरियोडिक टेबल, देयरफॉर वी चूज द डोपेंट एलिमेंट। डोपेंट एलिमेंट, एटम ऑफ द डोपेंट एलिमेंट इन सच ए वे कि ये पांचवें ग्रुप से हो सकता है या फिर वो थर्ड ग्रुप से हो सकता है। ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और एक्सपेक्टिंग द टेकिंग केयर ऑफ दैट साइज ऑफ द डोपेंट, जो एटम आपने ऐड करना है, साइज ऑफ द डोपेंट एटम मस्ट नियरली बी सेम एज दैट ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसका जो साइज है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन और के साइज के नियरली सेम होना चाहिए। ओके, सो इंटरेस्टिंगली द पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ये बड़ी मजेदार बात है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हम जब इसमें ऐड करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो क्या होता है, इट गिव्स टू इंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये दो बिल्कुल अलग तरह के सेमीकंडक्टर बना देता है। उनका बिहेवियर वो चेंज हो जाता है, उनके करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। सो इसी के बारे में अब हम चर्चा जारी रखेंगे सेमीकंडक्टर की, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग से कैसे जनरेट होता है। राइट, सो सपोज करिए कि हम सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, राइट, इसका एक क्रिस्टल चूज करते हैं और उसके बीच में हम एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मीन्स पेंटा मीन्स 5 एंड वैलेंट मीन्स बैलेंसी, एक एलिमेंट के एटम जिसकी 5 बैलेंसी हो, जिसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम ऐड करेंगे, डॉप करेंगे। मतलब ये एक डिजायर्ड इम्प्योरिटी है और इसको इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रिलेशन सीधा कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो सके। तो व्हेन एन एटम विद द 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके जो बैलेंस शेल में 5 यदि इलेक्ट्रॉन हो, उसको यदि हम चूज करते हैं और वो क्या करता है कि वो जो लैटिक साइट है या सिलिकॉन की है या जर्मेनियम की है, उसके बीच में जाकर वो फिट हो जाता है। और फिट होता है तो उसके बाद क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये है हमारे पास एक कोई पेंटावेलेंट एटम है, ये फास्फोरस हो सकता है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये फास्फोरस है तो इसके किनारे जो हैं वो 4-5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके किनारे जो ये 4 फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के एटम हैं, तो जिस इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 सिलिकॉन एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ ये कंट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ दूसरा कर दिया, यहाँ तीसरा कर दिया, यहाँ चौथा कर दिया। तो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, ये जो है वो फ्री रह जाएगा। ये अभी अपने पेरेंट एटम के साथ, ये इसका पेरेंट एटम है और इसके साथ ये बहुत लूजली बाउंड रहेगा और इसको यहाँ से निकालना बहुत इजी रहेगा। ये नियरली फ्री रहेगा, मीन्स इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी। As a result of this, ionization energy required to set this electron free, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना बहुत आसान होगा, ये नियरली फ्री होगा, is very very small, बहुत कम होगी। and even at room temperature it will be free to move in the lattice of the semiconductor, और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही यदि आपने अपना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वहाँ रखा हुआ है तब ये फ्री होगा। जितनी एनर्जी इसको अपने पेरेंट न्यूक्लियाई को छोड़ने के लिए चाहिए होगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत स्मॉल होगी और रूम टेम्परेचर पर ही इसको अवेलेबल होगी। इसलिए हमें कह सकते हैं कि जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा वो नियरली अपनी इस लैटिक्स में फ्री होगा घूमने के लिए और एक कंडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। For example, the energy required 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। तो जर्मेनियम के केस में ये जो एनर्जी होगी वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और सिलिकॉन के केस में ये एनर्जी जो होगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी फॉर द केस ऑफ सिलिकॉन, राइट, टू सेपरेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, राइट।
So this is in contrast with the energy required to jump the forbidden band. About is 0.72 electron volt in case of germanium and 1.1 electron volt in case of silicon at room temperature in the intrinsic semiconductor. हमने ये देखा है कि जो सेमीकंडक्टर का केस होता है, सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, सेमीकंडक्टर का जो डिज़ाइन है ना वो इस तरीके से होता है। ये हमारे पास आ गया बैलेंस बैंड और ये हो गया हमारे पास कंडक्शन बैंड और इसके बीच में ये आ गया हमारे पास बैलेंस बैंड और ये आ गया हमारे पास कंडक्शन बैंड। तो इसके बीच में जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप सिलिक जर्मेनियम के केस में होगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और इन केस ऑफ सिलिकॉन, यदि मान लो हम सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं तो हम ये देखिए कि ये हो गया बैलेंस बैंड सिलिकॉन के केस में और ये गैप थोड़ा ज़्यादा होगा और यहाँ हम लिख देते हैं कि जो एनर्जी गैप, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो सिलिकॉन के केस में होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी जो है वो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इतनी एनर्जी चाहिए। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसमें बैलेंस शेल के जो सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए होते हैं, तो जब ये यहाँ से जंप मार के यहाँ पहुँचते हैं तो ये कंडक्ट करना शुरू करता है। तो यदि मान लो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन हैं, उनको यदि यहाँ जाना है तो उनको इतनी एनर्जी चाहिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि जो आपके पास यदि सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो उसके जो बैलेंस शेल के सब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस बैलेंस बैंड में होंगे और उनको यदि यहाँ से जंप मार के यहाँ जाना है तो उनको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत होगी। ओके, इसको इस तरीके से समझना है और ये जो एनर्जी होगी वो they can get at room temperature. Okay, so now the pentavalent dopant is donating one extra electron. अब जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं उससे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और वो कंडक्शन में बहुत रोल प्ले करेगा और इस इम्प्योरिटी को ही हम डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। ओके, दिस इज द पेंटावेलेंट डोनर इम्प्योरिटी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पढ़ा था कि जितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे और उनका जो क्रिएशन और जो रिकम्बिनेशन जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर द कंडक्शन बाय डोपेंट एटम डिपेंड्स। अब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखिए जरा ध्यान से उसकी जो लिमिटेशंस थी कि उसमें क्या होता है कि वो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। बट यहाँ देखिए आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम डिपेंड स्ट्रांगली ऑन द डोपिंग लेवल। ये जो कंडक्शन के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन अपना रोल प्ले करेंगे वो लार्जली डिपेंड करेगा डॉपिंग आपने किस लेवल की है। जैसे हमने देखा ना 10 लाख में हमने एक एटम जो है वो चेंज कर दिया है क्रिस्टल का, तो ये डिपेंड करेगा कि डॉपिंग लेवल क्या है, कितनी डॉपिंग की है। और अब ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, एम्बियंट टेम्परेचर है, उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। उसकी जो कंडक्टिविटी है दिस से नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन एम्बियंट टेम्परेचर। जो उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर भी आप इंक्रीज करेंगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ अवेलेबल होंगे, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एन इक्वल नंबर ऑफ होल्स, number of free electrons with equal number of holes generated by the silicon atom increase weakly with temperature। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एकदम से जो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और एनर्जी मिलेगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को विद द फार्मूला 3/2 kT। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो साइड से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन जो वो इंक्रीज हो जाता है। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप देखिए number of free electrons with an equal number of holes generated by silicon atom increase weakly with temperature। तो इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर इंक्रीज इन टेम्परेचर का बहुत कम असर होता है। सो इन डॉप्ड सेमीकंडक्टर विद टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो Ne होंगे, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन Ne जो होंगे इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द डोनर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ये वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो डोनर कंट्रीब्यूट करेगा। एंड दोज जनरेटेड इंट्रिंसिकली भाइल द टोटल नंबर ऑफ होल्स जो होंगे इज ओनली ड्यू टू द इंट्रिंसिक सोर्स। ये जो होल्स पैदा होंगे
ये साइट में इलेक्ट्रॉन की अपनी जगह छोड़ने से पैदा होंगे। इसलिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ होल जो है वो घट जाएंगे। हालांकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में था हमारे पास कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स एंड बोथ आर इक्वल टू द इंट्रिंसिक कैरियर। बट इस केस में क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ होल जो है वो कम रह जाएंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द डोनर एटम एंड नंबर ऑफ होल्स कैसे होंगे, जितनी जगह से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड छोड़ेगा और वहीं होल क्रिएट होगा, वहीं एक वैकेंसी क्रिएट होगी। सो अब हम जनरेशन की बात तो कर चुके, अब हम रिकम्बिनेशन की बात करते हैं। बट द रेट ऑफ रिकम्बिनेशन द होल्स वुड इंक्रीज। पहले हमने क्या पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसमें हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इक्विलिब्रियम में वो दोनों बराबर रहते थे, बट इस केस में देखिए रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स वुड इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होल का जो रिकम्बिनेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, दोबारा फिर कंबाइन कर जाएंगे वो, क्योंकि आपको हर जगह नियरली बहुत इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे रिकम्बाइन होने के लिए। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट नंबर ऑफ होल्स वुड गेट रिड्यूस्ड फर्दर। तो जो होल जो हैं वो और घट जाएंगे, तो उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। दस विद प्रॉपर लेवल ऑफ डॉपिंग नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स। तो यदि हम प्रॉपर तरीके से डॉपिंग करते हैं, ध्यान रख के हम डॉपिंग करते हैं, उसके रेशो का ध्यान रखते हैं, तो हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की संख्या को बहुत बढ़ा देंगे और नंबर ऑफ होल जो है वो कम रह जाएंगे। ओके, तो ये इसका एक मैथमेटिक्स हो जाएगा, एक आइडेंटिटी हो जाएगी, मैथमेटिकल आइडेंटिटी कि एक पहचान हो जाएगी कि इंट्रिंसिक जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ होल से बहुत ज़्यादा होते हैं। हेंस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डॉप्ड विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। यदि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डॉप करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बिकम द मेजॉरिटी कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे एंड द होल्स विल रिमेन द माइनॉरिटी कैरियर्स। होल जो है वो बहुत घट जाएंगे। These semiconductors are therefore known as N टाइप सेमीकंडक्टर, इसलिए हम इनको N टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इनकी जो यदि हम मैथमेटिकल पहचान हम बताएं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक N टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट N टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अदर टाइप को अब हम डिस्कस करते हैं कि यदि फॉर एग्जांपल हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या होने वाला है और किस तरीके का जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जनरेट होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, इस बात की हम चर्चा करेंगे। सो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको यदि हमने क्रिएट करना है, बनाना है, तो हम क्या करेंगे, चाहे हम सिलिकॉन ले लें चाहे हम जर्मेनियम ले लें। अब इसमें क्या होगा, इसके 10,000 एटम के ऊपर हम एक एटम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी का उसमें ऐड कर देंगे, उसमें डाल देंगे। ओके, और ये एटम एल्यूमिनियम का हो सकता है, बोरोन का हो सकता है, ग्रुप थर्ड ऑफ द पीरियोडिक टेबल से होगा, इंडियम का हो सकता है। फिर क्या है कि आप देखिए आगे, द डोपेंट हैज वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन सिलिकॉन और जर्मेनियम। आप जानते हैं कि सिलिकॉन के जो बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन। और जर्मेनियम का भी सेम प्रॉपर्टी रहता है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस शेल में। पर ये जो एल्यूमिनियम है, ये इसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सारी फैमिली के बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होगा यूं कि जब हम इसको साइट में डालेंगे तो ये क्या करेगा, हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, इस उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ जो है वो कोई एल्यूमिनियम के एटम को इसके बीच में डाल दिया, तो डालने के बाद क्या होगा कि एल्यूमिनियम के किनारे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के किनारे तो 3 इलेक्ट्रॉन, देखिए जैसे हमारे पास यहाँ है ये एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के किनारे ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, इसके यहाँ क्या है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है और यहाँ भी सिलिकॉन है और यहाँ भी सिलिकॉन है और यहाँ भी सिलिकॉन है।
अब एक सिलिकॉन एटम के किनारे हमने सिलिकॉन के क्रिस्टल के बीच में हमने एक एल्यूमिनियम के एटम को डाल दिया। अब इसके चारों ओर सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन के किनारे क्या है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ये देखिए, यहाँ भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके? और यहाँ भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, राइट? अब एल्यूमीनियम क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को डोनेट करेगा और उससे एक ले लेगा। ये म्यूचुअल शेयरिंग से शटल बैक एंड फोर्थ जाएगी। शटल की तरह जैसे बैडमिंटन में खेलते हैं, कभी इसके इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, कभी इसका चला जाएगा, तो म्यूचुअल शेयरिंग से एक बॉन्ड बन जाएगा और एक बॉन्ड इधर भी पूरा बन जाएगा, एक बॉन्ड इधर भी पूरा बन जाएगा। पर अब यहाँ तो शेयर करने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ एक खाली वैकेंसी रह जाएगी, होल रह जाएगा, खाली वैकेंसी। अब ये जो साइट है ये चाहेगी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को लाने की ट्राई में रहेगा हमेशा के लिए। तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह जाने की कोशिश करेगा। फिर क्या होगा? फिर यहाँ खाली जगह बन जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने की कोशिश करेगा। फिर क्या होगा? फिर यहाँ खाली बन जाएगी, तो इसके पड़ोस का इलेक्ट्रॉन फिर आने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा? लगातार जो है वो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो इनर मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके हम अब आपके साथ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि डायग्राम अब आपको समझ आ गई होनी चाहिए कि अच्छे तरीके से कि ये जो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करने के लिए अपना पेयर नहीं मिलेगा, तो यहाँ होल रह जाएगा, ओके। और जो नियर बाई साइड से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस होल को फिल करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे होल पैदा हो जाएगा, फिर इसको नियर बाई इलेक्ट्रॉन जो है उसको फिल करने की कोशिश करेगा। तो हम चर्चा को जारी रखते हैं। So the bond between the fourth neighbor and the trivalent atom has a vacancy। वो एक वैकेंसी क्रिएट करेगा जिसको हम होल कहते हैं, और ये फिगर नंबर 14.8 में हम आप यहाँ देख सकते हैं, ओके। Since the neighboring silicon atom has a latex wants an electron in place of hole। अब आपका जो सिलिकॉन है वो क्या करेगा? वो ऐसा चाहेगा कि होल वहाँ जो फिल हो जाना चाहिए, इस होल की जगह वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए। So electron in the outer orbit of an atom in the neighborhood may jump to fill the vacancy and leaving a vacancy of the hole at its own site। इससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी जगह से आएगा और इस जगह को फिल कर देगा, इस खाली स्पेस को फिल कर देगा और एक नया जो होल है वो क्रिएट हो जाएगा। दस होल इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन, और ये जो होल है वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज की एक मूवमेंट जैसी शुरू हो जाएगी। हमें ये नोट करने वाली बात है कि जो ट्राइवेलेंट फॉरेन एटम है, जो हमने जैसे एल्यूमिनियम यहाँ ऐड किया है, आप इसको ध्यान से देखें, जो एल्यूमिनियम हमने यहाँ सेंटर में ऐड किया है, यहाँ कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, यहाँ एल्यूमिनियम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एल्यूमिनियम भी हो सकता है, बोरॉन भी हो सकता है, इंडियम भी हो सकता है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो ट्राइवेलेंट फॉरेन एटम इसमें हमने ऐड किया, इसका विशेषता क्या होगी? इट बिकम्स इफेक्टिवली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। इट विल बिकम इफेक्टिवली नेगेटिवली चार्ज, और जो होल है वो इसके किनारे अरेंज हो जाएगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, राइट। So when it shares the fourth electron with the neighboring silicon atom, therefore the dopant p type जो atom होगा, therefore the dopant p type material can be treated as core of one negative charge। ये core बन जाएगा एक नेगेटिव चार्ज का। It will behave as a, it is treated as a core of one negative charge। यहाँ आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ आपको साफ दिखाया गया है, ये एक्सेप्टर कोर है, यहाँ डोपेंट एटम है और इसके किनारे होल है, तो जो होल है वो इसके किनारे चिपका रहेगा along with its associated hole as shown in figure 14.8b। So this figure is 14.8b and it is obvious that the acceptor atom will give one hole। जो acceptor atom है, जो acceptor impurity है, वो एक होल जनरेट कर देगी, ओके। सो these holes, अब देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल को पैदा करने के दो तरीके हो गए। एक, जो आप एक्सेप्टर एटम डालेंगे उससे एक होल जनरेट होगा। दूसरा, यदि आपका क्रिस्टल जो है वो गर्म होता है तो वो अपने आप भी जो इलेक्ट्रॉन अपनी साइड को छोड़ता है
और वहाँ से भी एक होल जनरेट होता है। तो होल जनरेट होने के 2 तरीके हो गए। एक, होल्स बाय द एडिशन ऑफ द डोपेंट, आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, वो ये देखिए, आपने एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, वो क्या करेगा? इट्स अ सोर्स ऑफ वन होल, वो एक होल जनरेट कर देगा। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी साइट को छोड़ता है, वहाँ से फिर होल जो है वो जनरेट होता है। तो नंबर ऑफ होल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे। और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पैदा होने का सिर्फ यही तरीका है, थर्मल जनरेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ कैसे पैदा हो सकते हैं? जब उनको एनर्जी मिलेगी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे पैदा हो सकते हैं। पर होल के पैदा होने के 2 तरीके हैं, एक डोपेंट पैदा करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब अपनी साइट को छोड़ेगा तो पैदा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, उसमें नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ होल जो हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, द होल्स आर, अब इससे क्या होगा? होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे, होल ज़्यादा संख्या में होंगे, एंड इलेक्ट्रॉन विल बिकम द माइनॉरिटी कैरियर्स। आपने ध्यान दिया होगा कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन 2 प्रोसेस से जनरेट होता है, एक तो डोपेंट से और दूसरा थर्मल जनरेशन से। और जो उसमें होल्स होते हैं वो इंट्रिंसिक कैरियर होते हैं। तो उसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी होल्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होल्स होंगे और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे। देयरफॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डॉट विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, इसलिए हम उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज होल्स की संख्या ज़्यादा होती है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कह देते हैं। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर अब हमने जनरेशन की बात तो कर ली कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ थर्मली जनरेटेड होगा, हीट बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से पैदा होगा। और जो होल होगा वो 2 तरीकों से पैदा होगा, डोपिंग से होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन की अपनी साइड छोड़ने से पैदा होगा। अगली बात है रिकम्बिनेशन प्रोसेस की, कि ये पैदा होने की बात भी हमने करनी है, वापिस रिकम्बाइन वो कैसा करते हैं। अब देखिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब इलेक्ट्रॉन साइट में कहीं भी होगा, तो उसको उसके साथ रिकम्बाइन करने के लिए, नेगेटिव चार्ज से रिकम्बाइन करने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में अवेलेबल होंगे। यदि नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा संख्या में अवेलेबल होंगे तो एकदम से वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाएंगे, और इससे होगा क्या? इससे इलेक्ट्रॉन और घट जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और कम हो जाएगी तो हमें एट द एंड ये कह सकते हैं, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैथमेटिकली आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि, अब देखिए हम कंपैरिजन करें तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, नंबर वन। और नंबर टू है, in case of p-type semiconductor, number of holes are very much greater than number of electrons. This is the difference between the two. तो इन दोनों की जो मैकेनिज्म है वो ऑपोजिट हो जाता है। यही बात हमने पहले की भी थी। अब हम बात को जारी रखें तो हम ये कहेंगे कि ये नोट करने वाली बात है कि जो क्रिस्टल है अल्टीमेटली ये अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। अल्टीमेटली आपका जो क्रिस्टल होता है वो न्यूट्रल रहता है। क्रिस्टल मेंटेन द ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी। और ये इसको कैसे मेंटेन रखता है? एज द चार्ज ऑफ द एडिशनल चार्ज कैरियर्स जो हमने डोपेंट ऐड किए हैं, दिस इज जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द आयोनाइज्ड कोर इन द लैटेक्स। ये उसी के बराबर होता है जितना आयोनाइज्ड कोर के ऊपर चार्ज होता है। ओके, लैटेक्स के जो आयोनाइज्ड कोर के ऊपर जो चार्ज होता है, सो अल्टीमेटली इट विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। कंडक्टर के ऊपर चर्चा जारी रखेंगे और इस चर्चा में हम देखते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्योंकि उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स के बीच में डिफरेंस होता है। तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो बेसिकली करते क्या हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर जो पैदा होते हैं, जो मेजॉरिटी कैरियर्स बनते हैं वो डॉपिंग से बनते हैं और थर्मल जनरेशन से बनते हैं। जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो सिर्फ थर्मली जनरेटेड होते हैं, इसलिए माइनॉरिटी कैरियर्स का नंबर जो है वो बहुत कम होता है। और
जो मेजॉरिटी कैरियर्स ज़्यादा होने की वजह से उनका माइनॉरिटी कैरियर्स में रिकम्बिनेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मान लो कि आपके पास होल्स बहुत ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और घट जाएंगे। और यदि आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल जो है वो कम है, तो होल्स और घट जाएंगे। सो देर आर मोर चांस ऑफ गेटिंग माइनॉरिटी कैरियर्स रिड्यूस्ड, क्योंकि वो पैदा तो सिर्फ थर्मली ही होंगे। और जो एक मेजॉरिटी कैरियर्स उनके पैदा होने के दो तरीके हैं, डॉपिंग से भी और थर्मली जनरेटेड भी वो होते हैं। हम दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। क्योंकि जो डोपेंट है बाय एडिंग द लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर्स ऑफ वन टाइप, इसमें डोपिंग में क्या होता है कि हम एक तरह के या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पेंटावेलेंट में नेगेटिव और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी में जो पॉजिटिव। सो इससे क्या होता है कि मेजोरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, विच बिकम्स द मेजोरिटी कैरियर्स विल इंक्रीज इनडायरेक्टली and they help to reduce the intrinsic concentrations of the minority carriers। ये minority carriers की जो intrinsic concentration है उसको घटा देता है। तो दोनों पैरों का सेम ही मतलब है। सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड। और अच्छा, इसका जो अगला पार्ट है इसको भी आप समझे। हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो बैंड गैप होता है ना, जो सेमीकंडक्टर्स में, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आप यदि मैं सिंपली इसको यहाँ बना दूँ, यदि मैं इसको यहाँ बना दूँ, तो आप ऐसे समझ जाएंगे कि फॉर एग्जांपल कि ये है, मान लो आपके पास कंडक्शन बैंड और ये है आपके पास बैलेंस बैंड। तो यदि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें और सेमीकंडक्टर की बात करें, ये हो गया बैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो सिलिकॉन के केस में जो बैंड गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और यही बैंड गैप जर्मेनियम के केस में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपको समझ जाना है। यहाँ हम साइड में बना देते हैं जी बैंड गैप। अब जब हम डॉपिंग करते हैं तो डॉपिंग करने से एक फ़ायदा होता है। डॉपिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि ये जो बैंड गैप है ये रिड्यूस हो जाता है। बैंड गैप का मतलब क्या है कि जितने भी बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड में इकट्ठे हुए होते हैं, वो इस यहाँ से छलांग मार के वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो उस छलांग मारने के लिए उनको एक एनर्जी चाहिए। यदि सिलिकॉन है तो उसके इसमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, यदि जर्मेनियम है तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। और यदि मान लो ये छलांग मारने वाला जो जो डिस्टेंस है, यदि वो ही कम हो जाए, तो बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और कंडक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यही होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, यही आपको समझना है। ओके, सो हम देखेंगे आगे कि इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल ईडी, जो ईडी है डोनर एनर्जी लेवल, स्लाइटली बिलो द कंडक्शन बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो डोनर एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के देखिए यहाँ बिल्कुल नीचे आ चुका है। यहाँ देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ डोनर एनर्जी लेवल जो है वो यहाँ आ जाता है। ये हो आएगा कैसे, देखो जैसे बैलेंस शेल के सभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आप ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में इंक्रीज होंगे। और वो कैसे होंगे, एनर्जी लेवल्स में वो अरेंज हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके उसके जो एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। और जितना डोपिंग लेवल ज़्यादा होगा तो ये जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा ऊपर तक चले जाएंगे और यहाँ तक जो है वो पहुँच जाएंगे। तो आपके पास देख लीजिए कि अब जो एनर्जी लेवल्स हैं वो यहाँ तक हैं और यहाँ कंडक्शन बैंड है, तो इसके बीच का गैप जो वो बहुत कम रह गया है। और ये देखिए ये रह जाएगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये जो एनर्जी होगी अब इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ माइनर रूम टेम्परेचर पर ही अवेलेबल होगी, और बड़े आराम से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मार के, ये आप जो ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, सो एट रूम टेम्परेचर द मोस्ट ऑफ द डोनर एटम जो है वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज होने का मतलब अपना जो पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, वो खो देते हैं। एंड बट वेरी फ्यू एटम्स 10 to 12 एटम्स ऑफ सिलिकॉन गेट आयोनाइज्ड। सिलिकॉन के इतने एटम जो आयोनाइज हो जाते हैं। सो द कंडक्शन बैंड विल हैव द मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्शन बैंड में जो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो डोनर इम्प्योरिटी के होते हैं। ओके, ये हम
फिगर 14.9a के पार्ट में हम यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह कैसे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कौन सी होती है? ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, जिसमें बैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो जो पी टाइप इम्प्योरिटी है वो क्या करती है? वो होल, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल होते हैं। होल का मतलब खाली जगह ज़्यादा होती है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है ई एक्सेप्टर, ये नीचे उतर आएगा। अब खाली पार्ट जो है, खाली पार्ट कंडक्शन बैंड होता है। अब ये जो एनर्जी स्टेट्स होंगी वो नीचे तक उतर आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, जो अब बैकेंड स्टेट्स होंगी वो यहाँ से शुरू हो जाएंगी। देखिए, ये है अब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अब इसे ये ऊपर वाला जो ये स्पेस आप देख रहे हैं, ये सारा स्पेस जो है एम्प्टी होगा और एक कंडक्शन बैंड के लिए हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से सिर्फ यहाँ पहुँचना है और वो कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, सो दिस गैप विल रिड्यूस टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में चला जाएगा। ओके, सो I mean similarly p type semiconductor में क्या होता है? acceptor energy level is slightly above the top of the balance band. It is slightly above the, ये देखिए ये बैलेंस बैंड से बिल्कुल नज़दीक आ गया है। अब जो ये वाला जो जनरल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इतना बड़ा गैप होता है, अब वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर से अब कंडक्शन बैंड शुरू हो जाएगा। ओके, so with a very small supply of energy, electron from the balance band can jump to the acceptor energy level and ionize the acceptor negatively. Okay, so alternatively, a very important part of discussion है, we can also say that very small supply of energy, the holes from the acceptor energy level, ये बड़ा समझने वाली बात है। देखिए, होता यूं है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जो होल्स होते हैं वो बैलेंस बैंड में सिंक कर जाते हैं, मतलब नीचे की ओर धंसते चले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे उनको एनर्जी मिलती है वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में, आप यहाँ देख लीजिए, जो वाइट स्पॉट आपको दिख रहे हैं, ये जो होल है वो नीचे धस गए हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन राइज अप एंड द होल्स फॉल डाउन व्हेन दे गेन द एक्सटर्नल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल एनर्जी गेन करते हैं तो होल जो है वो नीचे धसते चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर आते जाते हैं। इससे उसके बाद वो जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में उनको जाना बहुत आसान हो जाता है। तो यदि हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो at room temperature most acceptor atom get ionized and leaving the holes in the valence band. ज़्यादातर जो एक्सेप्टर एटम्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं और होल्स छोड़ देते हैं वो बैलेंस बैंड में। एट रूम टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड इज प्रीडोमिनेटली ड्यू टू इम्प्योरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो बैलेंस बैंड में होल्स की जो डेंसिटी होती है ये बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से होती है, राइट? दिस इज द वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसमें होगा द इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन द सेमीकंडक्टर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, ये दोनों में फ़र्क आ जाएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा था कि जो इक्विलिब्रियम में एन ई जो होगा वो एन एच होगा एंड दिस इज द this is equal to the intrinsic concentration, and in this case extrinsic semiconductor Ne into Nh is very much greater than Ni square. Okay, so आगे हम यदि चर्चा जारी रखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने अभी तक का चीज़ों का वर्णन किया है सब हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। ऐसा होता है नहीं होता, आई एम नॉट श्योर। सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, पर इसकी चर्चा करने के बाद हम मेटल्स को, सेमी इंसुलेटर्स को और सेमी कंडक्टर्स को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं। और सेमी कंडक्टर में आगे हमने इस चर्चा से एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर को भी पढ़ लिया, बहुत एक सिंपलिस्टिक अप्रोच से। एक बहुत सुंदर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि जो डिफरेंस इन द रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी, क्योंकि कार्बन एक इंसुलेटर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दोनों सेमी कंडक्टर है, और जो टिन है वो मेटल है। ऐसा क्यों है? तो ये सब इसकी वजह से है क्योंकि जो कार्बन है, डायमंड, उसमें जो बैंड गैप होता है, बैंड गैप आपको एक बार फिर से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए ये ऐसे करके होगा, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड। तो हम यदि कार्बन की बात करें तो ये जैसे आएगा, किसी की भी बात करें, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड,
तो इनके बीच में जो ये बैंड गैप होता है कार्बन के केस में, ये एनर्जी गैप जो होता है वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये गैप इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी अक्वायर नहीं कर पाते कि वो बैलेंस बैंड से जंप मार के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, इसलिए हमेशा इंसुलेटर होता है। हालांकि ये ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल से परिवार इनका यही है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये जो टिन है ये एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। पर कार्बन जो है वो इंसुलेटर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसलिए सेमीकंडक्टर हैं क्योंकि इनमें बैंड गैप जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और आगे यहाँ देख लीजिए, इन केस ऑफ कार्बन दिस बैंड गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन केस ऑफ सिलिकॉन दिस इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इन केस ऑफ जर्मेनियम दिस इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जितना बैंड गैप कम होगा उतना कंडक्शन आसान हो जाएगा। अब मेरे टेन की बात करें, वो भी ग्रुप 4 का एलिमेंट है, बट ये मेटल है। क्यों मेटल है? क्योंकि इसमें जो बैंड गैप है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हैं अब वो एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाते हैं या एक दूसरे को छू जाते हैं, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत आराम से बैलेंस बैंड से इसमें कंडक्शन बैंड में चला जाता है, इसलिए इसको हम मेटल कहते हैं। तो इस डिस्कशन से एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोपिंग के डिस्कशन से हमने बहुत आसानी से इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल्स के बारे में पढ़ा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम आता है, सवाल आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।